या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि विदित है कि यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और 15 अक्टूबर जो है हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हमने इस वर्कशॉप को प्रारंभ किया है और हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन पांडुलिपियों एवं प्राचीन लिपियों का प्रशिक्षण हो और इनको सीख करके जो हमारे प्रतिभागी हैं वो इन हमारे प्राचीन ग्रंथों का संपादन करें, प्रकाशन करें और यह पूर्णतः निःशुल्क है। और अभी तक हम लोगों ने एक लिपि सीख ली है, ब्राह्मी लिपि सीख चुके हैं हम लोग और उसमें जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ना भी हमने सीखा और उनके अक्षरों को, संयुक्त अक्षरों को, सबको हमने सीखा। कुछ अभिलेखों को हमने लिप्यंतर भी किया और प्रतिलिपिकरण भी किया। उसके अलावा हम लोगों ने पांडुलिपियों के विविध प्रकारों को देखा, पांडुलिपियों की संपादन पद्धति के विषय में विचार विमर्श किया और उनमें मिलने वाली सूचनाएं, पुष्पिका वाक्य, इन सब के विषय में भी हमने अध्ययन किया और इन क्लासों को हमने रिकॉर्ड करके हमारे YouTube चैनल पर भी डाला हुआ है। वहां से भी हमारे जो प्रतिभागी उनको सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। और तो इस प्रकार से हमारा ये जो है पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक जो हमारी कार्यशाला है ये आगे बढ़ रही है। आज से हम प्राचीन नागरी लिपि शुरू कर रहे हैं। दरअसल प्राचीन नागरी लिपि, जिनका माइक खुला है कृपया माइक बंद कर लें। माइक जिनका खुला है वो माइक बंद कर लीजिए क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। प्राचीन नागरी लिपि बड़ी ही महत्वपूर्ण लिपि है, बड़ी ही वैज्ञानिक लिपि है और अभी हमारे भंडारों में सबसे अधिक पांडुलिपियां यदि किसी लिपि में मिल रही हैं तो वो जो है प्राचीन नागरी लिपि है। सर्वाधिक संख्या भारत के भंडारों में प्राचीन लिपि, नागरी लिपि की पांडुलिपियों की है यह। और जो है आप कह सकते हैं कि लाखों में 50 लाख 40 लाख संख्या भी इन प्राचीन नागरी लिपिबद्ध पांडुलिपियों की हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि लिपि बड़ी ही वैज्ञानिक लिपि है, ऑथेंटिक लिपि है। इसीलिए इसको जो अन्य लिपियों में कार्य करने वाले जो प्रतिलिपिकर्ता थे, लहिया थे, लिपिक थे, लेखक थे, उन्होंने जब नागरी लिपि चलन में आई तो अन्य लिपियों में लेखन बंद करके नागरी लिपि में ही लिखना प्रारंभ कर दिया। और उत्तर भारत के भंडारों में तो आपको सर्वाधिक नागरी लिपि की पांडुलिपियां मिलेंगी और दक्षिण भारत के भंडारों में आपको ग्रंथ लिपि की पांडुलिपियां ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। फिर भी दक्षिण भारत के भंडारों में भी मुझे लगता है शायद ऐसा कोई भंडार नहीं होगा कि जिसमें नागरी लिपि की पांडुलिपि ना हो। नागरी लिपि में पांडुलिपियां ताड़पत्र पर लिखी हुई भी मिलती हैं और हैंडमेड पेपर पे तो खूब मिलती हैं। हैंडमेड पेपर के लिए तो सबसे उपयुक्त लिपि जो है लेखन के लिए यदि कोई है तो वो नागरी लिपि मानी गई है। ताड़पत्रों पर लिखने के लिए ग्रंथ लिपि को उपयुक्त लिपि माना गया है और भूर्ज पत्रों पर लिखने के लिए शारदा लिपि को जो है सबसे अच्छी लिपि, उपयुक्त लिपि माना गया है। तो अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे साधन, लेखन के जैसे आपके साधन होंगे जैसे, और उसी साधनों के अनुसार वो लिपियों का चयन किया जाता है। हमारे जो आचार्य थे, हमारे पूर्वज जो गुरु भगवंत जो लिखने का काम करते थे, वो जो हैं बड़े वैज्ञानिक थे, दूरदृष्टा थे और जैसे जैसे परिवर्तन होता गया उस परिवर्तन के अनुसार वो अपने लेखन के साधनों को
भी जो है अपडेट करते गए। जैसे जैसे नए नए साधन उनके पास आते गए लेखन का, भाई पहले तो क्या था कि एक पत्थर था, पत्थर पे लिख सकते थे तो क्या चाहिए, टांकी हथौड़ा। बाद में ताड़पत्र भूर्ज पत्र आ गए, तो उस पे लेखन के साधन, फिर जो है आपका जो वो स्टाइलस आ गया। फिर जब कागज आ गया तो कागज पे लिखने के लिए बरू की कलम, कलमें आ गई, सरकंडे की कलम। बरू की कलम सबसे अच्छी मानी जाती थी, और वो कलम से, स्याही से लिखा जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो है लेखन कार्य होता रहा है। और नागरी लिपि हमें जो मिल रही है, लगभग 9वीं शताब्दी से नागरी लिपि के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इससे पहले के भी कुछ एविडेंस मिलने की संभावना कुछ विद्वानों ने व्यक्त की है, क्योंकि लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास अ, जो है ब्राह्मी का चलन बंद होता है, और फिर ये शारदा ग्रंथ, नागरी, ये लिपियां जो है चलन में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि शायद ये 6ठी शताब्दी तक, या 6ठी शताब्दी तक जो है भी हम नागरी लिपि को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो एविडेंस हैं वो 10वीं 11वीं शताब्दी के उपलब्ध हैं। और लगभग 13वीं शताब्दी से नागरी लिपि में लिखी, 12वीं शताब्दी से भी लिखी हुई पांडुलिपियां मिल रही हैं। ओग निरुक्ति एक पांडुलिपि, एक ग्रंथ है, ताड़पत्र पे है, जो 1218 का है। यति दिनचर्या है, ताड़पत्र पे लिखा हुआ नागरी लिपि का मैन्युस्क्रिप्ट है, वो भी 12वीं शताब्दी का है। उसके अलावा एक अभिलेख मुझे लंदन म्यूजियम के वेबसाइट से प्राप्त हुआ, जो कि 1021 का है, नागरी लिपि में लिखा हुआ है, और वो जो है अलवर से वहाँ गया। तो इस प्रकार से हमें नागरी लिपि जो है 9वीं 10वीं शताब्दी से लिखी हुई मिल रही है। और ये शारदा लिपि की ये समकालीन लिपि है, समानांतर ये लिपि है। कह सकते हैं कि शारदा लिपि की छोटी बहन इसको कहा जा सकता है। शारदा लिपि और नागरी लिपि के अक्षरों में भी काफी साम्य है, और लेखन शैली भी जो है दोनों एक जैसी ही है। रेखा लगा करके ही इसमें अक्षरों को लिखा जाता है। और ये नागरी लिपि में जो है, मैं जो लहिया जितना सुंदर लिखना चाहे उतना सुंदर लिख सकता है, ये एक इसकी अच्छी विशेषता है। और इसमें आशु आशु लेखन भी किया जा सकता है, खूब जल्दी तीव्र लिख सकते हैं। किसी का माइक खुला है, कृपया माइक बंद कर लें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि जो है बड़ी ही वैज्ञानिक लिपि है। नामकरण को देखें तो इसमें नागरी शब्द जो है नगर नगर में चलन होने के कारण शायद नागरी नाम पड़ा, कि जब इस नागरी लिपि में लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इस लिपि को, लहियाओं ने, तो हर नगर में जो लिखने वाले लिपिक थे वो इसी में लिखने लग गए। अन्य लिपियों में उन्होंने लिखना बंद कर दिया। इसलिए हो सकता है कि नगर नगर में चलन होने के कारण नागरी लिपि नाम पड़ा हो, या फिर नागर जाति के ब्राह्मण लोग लिखने का कार्य अधिक करते थे, वो लिपिक अधिक होते थे, तो हो सकता है कि इस कारण से भी नागरी लिपि नाम पड़ा हो। और जो है 12वीं शताब्दी के आसपास जो गुजरात का पाटन है, पाटन में आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के निर्देशन में, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के निर्देशन में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। और वहाँ जो है तब उन्होंने राजा सिद्धराज को प्रेरित करके, सिद्धराज जयसिंह को प्रेरित करके, उन्होंने वहाँ कई गांव बसाए लहियाओं के। लिपिकों के पूरे गांव होते थे, उनका व्यवसाय था लेखन कार्य, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर। तो इसलिए नगर नगर में चलन से भी नाम हो सकता है, या फिर नागर जाति के ब्राह्मण लोगों के लिखने का कार्य करते थे, इसलिए नाम पढ़ सकता है, पढ़ा हो। खैर ये रिसर्च का विषय है, इसमें भी एक अच्छा खासा शोध किया जा सकता है। और
ये नागरी लिपि में जब ताड़पत्र और कागज दोनों पे ही लिखने के लिए अच्छी उपयुक्त लिपि है। इसको कलम से भी लिख सकते हैं और ताड़पत्र पर स्टाइलस से भी अक्षरों को खोद करके लिख सकते हैं। लेकिन ताड़पत्र पर स्टाइलस से खोद के लिखे हुए नागरी लिपि के बहुत रेयरेस्ट कम मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। कारण कि नागरी लिपि में शिरोरेखा होती है और ताड़पत्रों में जो रेशे होते हैं वो भी जो है सीधी रेखा में होते हैं, और उन पर यदि नागरी लिपि को खोद करके लिखा जाएगा तो वो ताड़पत्र के रेशे कट जाएंगे और उन उसके कारण से वो अक्षर उखड़ सकते हैं, ताड़पत्र डैमेज हो सकता है। तो उस ताड़पत्रों पर ना गोलाकार जलेबी जैसे आकृति के अक्षर लिखेंगे तो ताड़पत्रों के वो रेशे कटेंगे नहीं और उनमें वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। शायद इसीलिए ग्रंथ लिपि या दक्षिण भारत की लिपियां ताड़पत्रों पर लिखने के लिए सबसे उपयोगी मानी गई। नागरी लिपि में जो है कलम से भी लिखे हुए कई पांडुलिपियां जो हैं ये ताड़पत्रों पर मिलती है। तो हम नागरी लिपि का एक सामान्य सा ये परिचय हमने आपके सामने उपस्थापित किया है। खैर नागरी लिपि का बड़ा लंबा इतिहास है और इस संबंध में यदि आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का माइक खुला है, कृपया माइक बंद कर लें। संतोष कीर्ति शर्मा सर, आपका भी माइक खुला है, कृपया माइक बंद कर लें। खैर आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओके। किसी का कोई प्रश्न है नागरी लिपि के उद्भव एवं विकास के संबंध में? मैंने बड़े अति संक्षेप में इसको आप लोगों के सामने रखा है। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न है। जी जी। इसके विकास को लेकर के सर एक प्रश्न है जी कि सर इसको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं इसके विकास को? जैसे पहले ओल्ड नागरी आई होगी, फिर जी ओल्ड नागरी से अभी वर्तमान में जो देवनागरी लिपि आ रही है, तो उसके जी। बीच में इसमें कहाँ कहाँ पर किन किन अक्षरों में किस तरह से परिवर्तन रहा होगा? हाँ जी, देखिए नागरी लिपि में प्रारंभ में जो हमें नागरी लिपि के अभिलेख मिल रहे हैं उनमें अग्र मात्रा और पृष्ठ मात्रा का चलन मिलता है। यानी कि अक्षरों के आगे और पीछे एक ए आई की ए की मात्रा जैसे अक्षर के आगे लगा करके या फिर ऊ की मात्रा अक्षर के पीछे लगा करके लिखने का विधान मिलता है। और ये विधान हमको लगभग जो है प्रारंभ से जो हमें अभिलेख मिल रहे हैं 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक का ये जो है अग्रमात्रा पृष्ठ मात्रा का विधान हमें मिलता है। जैसे मैं लिख करके बता देता हूँ एक किस प्रकार से ये मात्राएं लगी हुई मिलती हैं। जैसे कि ये क है। अच्छा दिख नहीं रहा ना, यहाँ दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। ये क है और क में अग्र मात्रा ऐसे आगे से ऐसे लगाएंगे, ये हो गया आपका के। और दरअसल क्या है कि जी ये ब्राह्मी लिपि से ही, देखिए ब्राह्मी लिपि से ही हमारे भारत की ज्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो इनमें जो है ब्राह्मी लिपि का भी पुट है, ब्राह्मी लिपि का स्वरूप भी इनमें नागरी लिपि में हमें देखने को मिलता है। मात्राओं के विधान में भी अक्षरों के विधान में भी आप देख सकते हैं ब्राह्मी का जो क है ऐसा है। जी अब ब्राह्मी में क्या है कि शिरोरेखा नहीं होती लेकिन नागरी में शिरोरेखा आ जाती है। तो ये ब्राह्मी वाले क को यदि नागरी का क बनाना है तो आप इस पे शिरोरेखा लगा दीजिए, इस प्रकार शिरोरेखा लगाइए। और लेखन का साधन अभी आपके पास क्या है कि ये कलम आ गया है, तो अक्षर को आप जो है जी और कागज है या ताड़पत्र है तो अक्षर को आप थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। तो इसको ऐसे गोला कर दीजिए नीचे से और राइट साइड से ऐसे नीचे ले आइए, तो आपका जो है नागरी लिपि का क बन गया। तो यहाँ पे ब्राह्मी भी है। परिवर्तन जो हुए हैं एक तो, और देखिए प्रारंभ में नागरी की लिपि में नागरी में भी ब्राह्मी की तरह
ऊपर से नीचे संयुक्त अक्षर लिखे हुए मिलते हैं। संयुक्त अक्षर लेखन का परंपरा भी, जैसे डबल क लिखना है, ऐसा डबल क लिखना है तो क्या होगा, ये क जी और इसके नीचे दूसरा क, ऐसा। अथवा हम्म, ये ऊपर वाला क आधा और इसके नीचे वाला दूसरा क पूरा। और बाद अच्छा में फिर देवनागरी लिपि में जाकर के ये लेफ्ट टू राइट ऐसे डबल क की परंपरा आ गई। तो देखिए अब इसमें जी और जो नाम है आपके, नागरी, प्राचीन नागरी, तो नागरी लिपि नाम है, प्राचीन होने के कारण उसमें प्राचीन शब्द जोड़ दिया तो प्राचीन नागरी। फिर क्योंकि इसमें जो है संस्कृत के ग्रंथों को अच्छे से संस्कृत के ग्रंथ ज्यादातर लिखे हुए मिलते हैं, यानी कि संस्कृत के ग्रंथों को जो है लिखने के लिए इस लिपि को खूब प्रयुक्त किया गया, संस्कृत भाषा को। तो शायद, और वो संस्कृत भाषा देव भाषा है, तो वहां से देव शब्द लेकर के जो है वो देवनागरी, ऐसा नागरी के सामने देव शब्द जोड़ दिया, देवनागरी हो गया। और प्राचीन है इसलिए प्राचीन देवनागरी। और फिर बाद में जो है वो जो है अभी अर्वाचीन देवनागरी आपकी 18वीं 9वीं 19वीं शताब्दी से आपकी देवनागरी, इस प्रकार से नामकरण को आप जो है कह सकते हैं। ओके, तो तो सर इनमें, ओल्ड नागरी, जी प्राचीन हाँ, देवनागरी और नागरी, ये तीनों सेम ही है, एक ही लिपि है? जी ओल्ड नागरी, नागरी, नागरी प्राचीन देवनागरी और ना, नागरी। जी नागरी, प्राचीन नागरी, प्राचीन देवनागरी, तीनों एक ही है। ठीक है। अच्छा जी देवनागरी जो लिपि है जी जी उसमें, उसमें जो है प्राचीन नागरी से कुछ परंपराएं भिन्न है, जैसे कि अग्रमात्रा पृष्ठ मात्रा की जी परंपरा। अब जैसे क में उ की मात्रा कु लिखना है, ये कु, अभी देवनागरी में कु ऐसा लिखेंगे, लेकिन जी प्राचीन जी देवनागरी या प्राचीन नागरी में आपका ये क और क में उ की मात्रा ये इस प्रकार से लिखेंगे कु। और ये भी जो है हम्म बाद की है, ये भी जो है परंपरा बाद में आपको 14वीं 15वीं शताब्दी की, इससे पहले की परंपरा में तो और क्या होगा, क होगा आधा, क्योंकि इसमें उ की मात्रा लग रही है, ऐसा हम्म, इस प्रकार से कु लिखा जाएगा। और जी कुछ अक्षर जैसे कि त है, 12वीं 13वीं शताब्दी तक की या 14वीं शताब्दी तक के भी ग्रंथों में जो त है नागरी लिपि का ऐसा मिलता है। एक मिनट, यहाँ दिखेगा नहीं, थोड़ा सनलाइट आ रहा है। हाँ, ऐसा। और ये जो है अच्छा ब्राह्मी के तौ से आया, ब्राह्मी लिपि का तौ ऐसा है, इसके ऊपर सिर्फ सिरो रेखा लगा दीजिए। जी उसी प्रकार से जो जो ई है, एक ई मिलता है हमको ऐसा, ऐसा। जी तो ये भी जो है 13वीं शताब्दी से पहले का या 13वीं शताब्दी तक का जो है। और एक ध है, ऐसा, ध में शिरो रेखा नहीं होती है। सर ये कौन तो सा कुछ अक्षर है? ध, 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 मैं फिर से लिख रहा हूं, अच्छा धकार। जी प्रकार अंग्रेजी के डी जैसा, और इसमें नीचे पूंछ जैसा, ऐसा। और यदि हम्म, पूंछ नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा, जी ऐसे लिखा होगा, तो ये 4 नंबर है। अच्छा जी सर ये ओल्ड नागरी का धकार है? जी जी जी। जी बाद में फिर क्या हुआ, इस जी ध सर में 17वीं शताब्दी के आसपास से 16वीं शताब्दी के आसपास से इस ध में शिरो रेखा आने लग गई, ऐसे, ये दिखाई दे रहा है, हम्म, ऐसे शिरो रेखा आने लग गई। अब ध में प्राचीन ध होगा, ध में आ की मात्रा लगाई होगी, तो अब ऐसा बनेगा ध, ये अंग्रेजी के एन जैसा जुड़ के, ये हुआ आपका धा। ओके, ये आपको 9वीं शताब्दी से, यानी कि प्राचीनतम स्वरूप जो है उससे लेकर के और 14वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक मिलेगा।
16वीं तक भी मिल सकता है। उसके बाद इसमें जो है ये शिरोरेखा को ध में आ की मात्रा लगाते समय ऐसे ये ध और आ की मात्रा ऐसे ये करके ऊपर से शिरोरेखा लगा करके ऐसे जोड़ दिया गया। जबकि 16वीं जी। शताब्दी से या 15वीं शताब्दी से पहले में यदि ऐसा मिलता है आपको, तो समझ लेना कि वो अक्षर डिलीट है, क्योंकि इस ध में जो है शिरोरेखा हाँ नहीं सर। नहीं होती थी। और ऐसे कुछ अक्षरों को जो है डिलीट करने के लिए उसके ऊपर, जिनमें शिरोरेखा नहीं होती है उसके ऊपर शिरोरेखा लगा देते थे, तो अक्षर डिलीट मान लिया जाएगा। हम्म। और या फिर उन अक्षरों के जी। सर पे दो स्टैंडिंग लाइन ये जैसे। सर 16वीं शताब्दी के पहले का है ना? जी जी जी, 16वीं तक भी मिल सकता है। ओके, तो सर हमारी पांडुलिपि में सभी में शिरो रेखा होने से वो 16वीं शताब्दी के बाद की बात, पांडुलिपि होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ध में ओके। यदि जी। शिरोरेखा आपको मिल रही है, तो मान लीजिए कि 16वीं शताब्दी के बाद की आपकी पांडुलिपि जी। है ना? ओके। जी। और कोई प्रश्न? जी। नहीं सर। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते सर। नागरी और देवनागरी तीनों का स्पष्टीकरण कीजिए ना सर। जी जी, एक बार फिर से प्रश्न। नागरी और जी, देवनागरी। देवनागरी और नागरी। नागरी, नंदी नागरी और देवनागरी। अच्छा, आप कौन, रूपल बेन, ये मंजुला बेन? जी सर, मैं मंजूला बोल रही हूँ। इसका जी जी, समय नमस्कार। निर्धारण में कोई शब्द के लिए क्या डिफरेंट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। सर देखिए। मेरा भी प्रश्न है, इसमें और जोड़ लीजिएगा। जी मेरा भी प्रश्न है और जोड़ लीजिएगा। विवेक गर्ग बोल रहा हूँ मैं उज्जैन से। जी जी। नागरी और नेवाड़ी में कितना अंतर? नेवाड़ी जो नेपाल में बोली जाए वो भी इसमें से हाँ, कुछ अलग निकली है कि कहाँ से? देखिए नेवारी लिपि के कुछ अक्षर नागरी से भिन्न हैं। और ये जो है नागरी के बाद की कह सकते हैं नेवारी को। नेवार अक्षर इसको कहते हैं। दरअसल क्या है, नागरी लिपि से और भी बहुत सारी लिपियां निकली हैं, जिसमें से जो है आपकी बंगला लिपि है, मैथिली लिपि है। मैथिली, बंगला और नेवारी लगभग जो है नजदीक नजदीक है ना? तो कुछ अक्षर नेवार लिपि में कुछ अक्षर ठीक अलग हैं, है। नागरी से अलग है, लेकिन वहां भी शिरोरेखा है। और नंदी नागरी में, मैडम जी, नंदी नागरी में देखिए शिरोरेखा नहीं है, पहली बात तो ये है। और नंदी नागरी, नागरी के जो है जैसे अक्षर नंदी नागरी के नहीं है। नंदी नागरी ज्यादातर आपको जो है ये ग्रंथ के नजदीक की लिपि मिलती है। और जो है ये इसका नंदी नागरी का उद्भव जो है आप ग्रंथ लिपि को कह सकते हैं। ठीक है। ओके सर सर, यानी गुजराती कि का समय मतलब निर्धारण के लिए जी, उत्तर भारत यदि में यदि उत्तर भारत में नागरी लिपि जब लिखी जा रही थी, तो उसी परंपरा के लिए जो है दक्षिण भारत में नंदी नागरी का जो है विकास किया गया, लेकिन ग्रंथ लिपि का सहयोग लेकर के वो लिपि बनाई गई। जी जी जी, सर यानी कि गुजराती का कोई मतलब प्रत हमें मिलती है तो समय निर्धारण के लिए मैं पूछ रही थी सर। हाँ, क्या एक क्या बार फिर से? क्या जी, डिफरेंट? मैं ये पूछ रही थी कि नंदी नागरी देवनागरी की कोई प्रत मिलती है तो समय निर्धारण में हमें कौन सी मदद मिलती है, ये मेरा प्रश्न है। नहीं देखिए, नंदी नागरी का तो फिर आपको जो है उनकी अक्षर अक्षरों की जो है परंपरा को देखिए। वो ग्रंथ लिपि के कितने नजदीक हैं। अपग्रेड, एक मिनट, योर मीटिंग विल बी एंड इन। हाँ, 10 मिनट में हमारी मीटिंग ये बंद हो जाएगी, क्योंकि फ्री वर्जन है। तो जो है नागरी, नंदी नागरी आप समकालीन कह सकते हैं, लेकिन एक दक्षिण भारत में प्रयुक्त हो रही है, एक जो है उत्तर भारत में। और ये तो फिर ओके, उसकी थैंक जो यू है सर। पांडुलिपियों को देख करके, नंदी नागरी की कुछ विशेषताओं को देख करके, पढ़ करके भी कई बार हमें जो है पता लगा सकते हैं, या फिर ग्रंथ की यदि प्रशस्ति मिल जाए, प्रतिलेखक की प्रशस्ति मिल जाए, तो उस प्रशस्ति से भी हम पता लगा सकते हैं। जी जी, ओके, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। सर ये गुजराती का मतलब हुई जिसमें सिरो रेखा नहीं है? जी
तो गुजराती कब अलग हुई जिसमें शिरोरेखा नहीं है? हाँ, तो देखिए गुजराती भी निकली तो नागरी लिपि से ही है, लेकिन वहां पे शिरोरेखा नहीं है, और बहुत सारे अक्षर जो हैं बिल्कुल नागरी लिपि जैसे हैं। और एक एक जैन नागरी भी है, नागरी के समकालीन लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास जैन नागरी भी जो है चलन में आई। वो जो है बल्लवीपुर में जो बल्लवी वाचना हुई, उसमें देवर्षि गणि क्षमा श्रवण जी के निर्देशन में जो है जैन आगमों को लिखने के लिए प्राकृत, विशेष रूप से प्राकृत ग्रंथों को लिखने के लिए एक नई लिपि का आविष्कार किया गया। जैसे उसमें संयुक्त अक्षर जो है प्राकृत भाषा सम्मत प्राकृत भाषा के ग्रंथों को लिखे जा सके, ऐसे संयुक्त अक्षर बनाए गए, और जैन नागरी उसको नाम दिया गया जैन आगमों को लिखने के लिए। नागरी और जैन नागरी में बहुत साम्य है, संयुक्त। और बाद में तो ये हुआ कि लिपिकों ने ये दोनों लिपियों को ऐसे, ये दोनों लिपियां एक दूसरे में ऐसे जो है घुस गई कि हमारे हमारे हाथों में जब पांडुलिपि आती है, वो एक ही पांडुलिपि में नागरी और जैन नागरी दोनों के ही अक्षर आपको लिखे हुए मिलते हैं। और संयुक्त अक्षर नागरी लिपि की पांडुलिपियों में भी, बहुत सारी पांडुलिपियों में जैन नागरी के संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो संयुक्त अक्षर अच्छे हैं और ऊपर से नीचे लिखे हुए हैं। उससे उसको लिखने से जो है स्पेस बचता है, और कम स्थान में ज्यादा आप पाठ लिख सकते हैं। और गुजराती फिर जो है ये गुजराती की विशेषता ये है कि उसमें सिरोरेखा नहीं होती, तो उस सिरोरेखा नहीं होती उसके हिसाब से तो ये जो है ब्राह्मी से कॉन्सेप्ट लेती है, बिना सिरोरेखा का कॉन्सेप्ट ब्राह्मी से लेती है, क्योंकि ब्राह्मी में सिरोरेखा नहीं है। देखिए गुजराती का क ऐसा है, ऐसा है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल बिल्कुल सही। ब्राह्मी लिपि का क ऐसा सीधा प्लस है। जी, तो इन्होंने ठीक है सर। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें जो है ब्राह्मी से लिए गए हैं, और कुछ जो है नागरी लिपि से लिए गए हैं, लेकिन नागरी के बहुत बाद की है, लगभग देवनागरी की समकालीन कह सकते हैं, देवनागरी से थोड़ा पहले की कह सकते हैं। अच्छा जी, देवनागरी के सर, बिल्कुल नजदीक, नागरी के बिल्कुल नजदीक जो कोई है तो वो है आपकी बंगाली और बंगला, मतलब प्राचीन बंगला, और जो है ये आपकी मैथिली। उसके बाद फिर अन्य प्रांतीय सर मैं लिपियां आपसे का एक विकास होता है। जी, सर मेरा एक लास्ट प्रश्न था कि शारदा का क्या असर रहा है? शारदा का, शारदा में लगभग 1 लाख पांडुलिपियां मिलती हैं अभी, और शारदा जो है बड़ी ही, शारदा की जितनी नहीं तो पांडुलिपियां हैं वो शारदा को हम सभी कहाँ रखेंगे? देवनागरी से पहले कि देवनागरी के बाद? नागरी के पहले की, शारदा नागरी की बड़ी बहन। बहुत इसमें इसके पाठ बहुत ही सुंदर ऑथेंटिक माने जाते हैं। लगभग 1 लाख पांडुलिपियां अभी शारदा की लिपि की मिलती हैं। स्मृति व्यास कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी हमारा ये ना 5-7 मिनट में शायद बंद हो जाएगा मीटिंग, और क्योंकि ये 45-40 सर मिनट का ही है, मेरा एक तो सवाल है जब सर। बंद हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग सर जुड़ेंगे। मेरा सवाल है जी, सर मेरा एक सवाल है सर जी, सर। हाँ जी, बिल्कुल ये आप। प्राचीन नागरिक का आप वो वर्ण लिपि बता सकते क्या, क ते न्य हाँ, से? पूरा 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 बताऊंगा, प्राचीन नागरी पूरा आप लोगों को लिख करके बताऊंगा। प्राचीन नागरी लिपि की हम पांडुलिपियां भी पढ़ेंगे, और उनका लिप्यंतर भी करेंगे। अगले शनिवार को हम सर प्राचीन नागरी लिपि के स्वरों का अध्ययन करेंगे। हाँ सर, आई वांट टू स्पीक। हेलो जी, सर एक एक आप यदि नाम भी बोले बताएंगे अपना तो अच्छा हाँ होगा। सर। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है? सर जयंत घोष जी फ्रॉम जी जी, कोलकाता। कलकत्ता से स्वागत है जयंत जी। हाँ, हाँ सर कहिए। सुनिए, मेरा हम्म पास एक तो लैंड रिफॉर्म का मेरे पास एक 90 का है, 1790 हम्म उस पास का है, लेकिन जो बंगाली स्क्रिप्ट है उसमें हम्म वो मॉडर्न बंगाली स्क्रिप्ट से मिलता नहीं है। अच्छा। बंगाली स्क्रिप्ट इज डिफरेंट, माने यू कैन नॉट हम्म अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। हम्म पर वो लिखा है बंगाली में, क्योंकि वो जो बोला है जी, ओल्ड फोर्ट ऑफ
फोर्टुनियम बंगाली। के बारे में यस। ही वो लोग लिखा है। हम्म। हाँ, ये इट्स अ बंगाली लैंड स्क्रिप्ट, जी जी। लैंड डीड, हम्म। जो जो जमीन बिक्री होता था ना सर, जी 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 और वैसा वैसा लिखा है उसमें। तो आई विल, जी हम आपको सेंड करेंगे, आप थोड़ा देखिए। जी जी वो जी मॉडर्न भेजिए। बंगाली की तरह होता ही नहीं है एकदम पूरा। थोड़ा जी ठीक से हम आपको भेजेंगे, जी भेजिए, मैं देखता हूँ उसको। फिर वो हम ओल्ड लोग ओल्ड डिस्कस कर नागरी सकते होगा। हैं। ओल्ड ठीक नागरी है सर। होगा। आ, ओके, और कोई प्रश्न है? जी हेलो सर, जी स्मृति व्यास। हाँ, स्मृति व्यास जी। हाँ सर, क्या है, आप जो सिखाते हैं, मैंने आपके 2-3 ओल्ड नागरी और उसके वो क्लास लिए हैं। क्या ऐसा हम्म नहीं हो सकता कि आप हमें सिखा दे, उसके बाद एक हम्म प्राचीन देवनागरी, मतलब 16वीं सदी की पहले की कोई, यानी कि 15 फोलिया या 17 फोलियो की कोई त्रुटि हो, उसका आप अच्छे से हमें उसको वो लिप्यंतर करना सिखाए, और एक आधुनिक, क्योंकि क्या होता है कि जब रिसर्च के दौरान हम जब करते हैं तो कभी कभी काट पद आता है, कभी वो कुछ चीजें साइड में वो लिखी होती है जो काट के या बाद में सुधार के, तो जब हम्म। वो हम करने बैठते हैं तो वो मेथोडोलॉजी में हम कहीं कहीं बीच में अटक जाते हैं। तो आप अगर कोई देखिए, ऐसा एक सुनिए। अभ्यास जी छोटा सा। जी, मैं समझ गया। ऐसे मैं आप लोगों को इस लिपि को सिखा करके कई अलग अलग शताब्दियों की पांडुलिपियां दूंगा। उसको हम पढ़ेंगे भी, लिप्यंतर भी करेंगे, प्रतिलिपि भी करेंगे, डिसाइफर भी करेंगे। और ये क्लास जो है चलेगी अच्छे समय, लंबे समय तक चलेगी। नागरी लिपि की, क्योंकि नागरी लिपि सबसे महत्वपूर्ण लिपि है, सबसे ज्यादा पांडुलिपियां इसमें मिलती हैं। सबसे ज्यादा शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर्स इसमें रिसर्च कर रहे हैं। मैं इस लिपि को बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाऊंगा, और हम लोग मिल करके डिसाइफर भी उन पांडुलिपियों को करेंगे। उसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप देखिए, मैंने ऐसे कुछ उसमें जो है रिकॉर्डिंग डाले हुए हैं। अभी अभी कुछ मेरे जो क्लास हुए थे, दूसरे लाडनू यूनिवर्सिटी के जो क्लास थे, उनको मैंने डाला है वहाँ। देखा है। हाँ, आप उनमें उनमें जो है मैंने उन अंक, उन पांडुलिपियों में मिलने वाले चिन्हों का पूरा उल्लेख किया है। आप वहां से सुनेंगे तो वहां से भी आपको सुविधा होगी, जी जी। और यहाँ भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? और यदि आप लोग हमारा ग्रुप, मैंने अभी ग्रुप सबके लिए लॉक किया हुआ है, यदि आप लोग चाहें तो मैं ग्रुप को भी फिर से अनलॉक कर सकता हूं, लेकिन उसमें जानकारियां सिर्फ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी से रिलेटेड ही दें। बीच में क्या है, कुछ लोग कुछ कुछ भी उसमें डालने लग गए थे, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया था। तो यदि आप लोग कहेंगे तो हम उसमें सबको मैसेज डालने के लिए हम खोल देंगे, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज आप दे सकते हैं, किसी का भी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है। मंजुला बहन तो खैर स्वयं विद्वान है, वो काफी काम कर रही हैं गुजरात में, और ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। फिर भी उनका बड़प्पन है कि वो जी सर जो है जी। हमारे साथ जुड़ती हैं, और जो है हमको सहयोग प्रदान करती हैं। सर आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैंने अपने छात्रों, ये जो स्मृति बोल रही थी वो मेरी शोधार्थी छात्रा है। जी जी मैंने सब छात्रों को बोला है कि आप इस पर काम करो और सर को सुनो। आपके यूट्यूब चैनल से भी मैं अपने बच्चों को सुनवाती हूँ। जी 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 तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। और जी जी। देवनागरी का तो करना